हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे ऊष्मा और ताप को लेकर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, वो प्रश्न और उत्तर कौन से हैं? आइए चलते हैं। तो देखिए, पहला में जो है, कौन से यंत्र के द्वारा ऊष्मा का मापन किया जाता है? तो देखिए यहाँ पास 4 ऑप्शन है। थर्मामीटर है, अमीटर है, थर्मोस्कोप है और सेल्सियस है। ध्यान दीजिए इसमें। तो कौन से यंत्र के द्वारा ऊष्मा का मापन किया जाता है? तो यहां पास है दोस्तों थर्मोस्कोप। क्योंकि आप ध्यान देंगे, थर्मामीटर, अमीटर और सेल्सियस जो है ना, ये तापमान को मापता है, ऊष्मा को नहीं। तो यहां पास क्या आ जाएगा? थर्मोस्कोप जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? देखिए, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? न्यूटन्स है, हॉकिंस, सी है थॉमस एडिसन और डी है गैलीलियो। तो दोस्तों, गैलीलियो को जो है फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कौन से पैमाने का उपयोग तापमान मापी के रूप में नहीं करते हैं? देखिए, यही प्रश्न है दोस्तों यहां पास। आप ध्यान देंगे, पहले नंबर में जो था वही है। तो कौन से पैमाने का उपयोग तापमान मापी के रूप में नहीं करते हैं? 4 ऑप्शन है। केल्विन, सेल्सियस, थर्मोस्कोप, फ़ारेनहाइट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पास? तो यहाँ हो जाएगा थर्मोस्कोप। उसी प्रश्न को यहाँ पास और अलग तरीके से पूछा गया है। क्योंकि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है क्या है? तापमापी पैमाना है। और थर्मोस्कोप जो है वो ऊष्मा का मापी है ना? आइए देखते हैं आगे। मनुष्य का तापमान, देखिए मनुष्य का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वह सेल्सियस में कितना होगा? तो सेल्सियस में उसका मान जो है कितना होगा? तो 4 ऑप्शन है। 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री और 34 डिग्री। तो इस जगह जो है आंसर हो जाएगा बी। ये जो है सेल्सियस में मान होता है 37 डिग्री। इसके लिए मैंने जो है आप लोगों को फार्मूला ही बताया हुआ था। इसका शॉर्टकट फार्मूला जो है अगर आपको निकालना है ना, तो शॉर्टकट फार्मूला जो है ये होता है दोस्तों 5/9 F32 सी। इस फार्मूला के हिसाब से आप मान जो है सेल्सियस में, अगर कोई मान फ़ारेनहाइट में जितना भी हो दिया रहता है, तो इस जगह आप फ़ारेनहाइट की जगह मान रखोगे। ठीक है? जो दिया रहेगा उसको, तो आप सेल्सियस में जो मान रहेगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसी के हिसाब से ये बहुत शॉर्टकट फार्मूला है। इसके द्वारा जो है अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से तापमान के नीचे कौन से तापमान के नीचे मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है? तो देखिए, 273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पास आंसर हो जाएगा दोस्तों -273 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे जो है कोई पैमाना माप नहीं सकता है। इसी को हम लोग परम शून्य ताप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? परम शून्य ताप। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। परम शून्य ताप के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पास। कैलोरी, जूल, सेल्सियस, केल्विन। देखिए, ध्यान दीजिए, क्या है ऊष्मा का एसआई मात्रक? कैलोरी है, जूल है, सेल्सियस है ना? केल्विन है। तो देखिए, ऊष्मा का जो होता है ना, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है राइट आंसर है जूल। और जो कैलोरी जो होता है वो भी मात्रक है, परंतु वो सीजीएस मात्रक है। ठीक है? वो क्या है? सीजीएस मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, 1 किलो कैलोरी में कितनी जूल होती है? 1 किलो कैलोरी में कितनी जूल होती है? 4 ऑप्शन है। 4.18, 4.18 गुणित 10 की घात 3, 4.18 गुणित
10 की घात 5 और 4.18 गुणित 10। देखिए, यहाँ पास क्या आया हुआ है? 1 किलो कैलोरी, ठीक है? 1 कैलोरी जो होता है ना, 1 कैलोरी, उस 1 कैलोरी में 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। अब यहां पास आ गया 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी मतलब जिस प्रकार से 1000 ग्राम मिल करके 1 किलोग्राम बनता है ना, वैसे ही 1000 कैलोरी मिल करके बनेगा 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी जो होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा 4.18 गुणित 1000 ना लिख करके मैं यहाँ पास लिख देता हूँ 10 की घात 3। ये हो जाएगा 1 किलो कैलोरी। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होती है? तो ध्यान दीजिएगा, द्रव एवं गैस की बात हो रही है। संचरण का मतलब होता है ऊष्मा का एक स्थान से अगले स्थान तक पहुंचना, ठीक है? तो 4 ऑप्शन है, एक है चालन, संवहन, विकिरण और स्थानांतरण। तो चालन जो होता है ना, तो आपको मालूम है चालन जो है किसमें होता है? ठोसों में। संवहन जो होता है यही होता है द्रव और गैसों में, ठीक है? विकिरण जो है ये निर्वात में होता है, ठीक है? स्थानांतरण जो है किसमें होता है? ये स्थानांतरण शब्द जो है संवहन के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन? इसका आ जाएगा संवहन दोस्तों, ठीक है? ये राइट आंसर है बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, ऊष्मा किसी वस्तु को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? तो ऊष्मा किसी वस्तु को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? उस वस्तु के ताप में वृद्धि, वस्तु में प्रसार, अवस्था में परिवर्तन या तीनों ही प्रकार से। किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, तीनों प्रकार से प्रभावित कर सकता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि कर सकता है, अगर उस वस्तु को ऊष्मा देते हो तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। प्रसार मतलब होता है फैलाव, ठीक है? वो वस्तु जो है क्या हो जाता है? फैलता है, उस प्रसारित होता है ना? अवस्थाएँ परिवर्तन, तो कोई ठोस वस्तु है उसको आप ज़्यादा गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों ही क्या है? सही है, तो इसके लिए आ जाएगा डी। आइए देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, मान लो किसी पदार्थ के द्रव्यमान एम, किसी पदार्थ के द्रव्यमान एम का मान 1 है और ताप में परिवर्तन डेल टी का मान भी 1 है। तो विशिष्ट ऊष्मा एस, विशिष्ट ऊष्मा को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा एस किस पर निर्भर करेगा? 4 ऑप्शन है यहाँ पास। पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के ऊष्मा पर, पदार्थ के ताप पर और पदार्थ के द्रव्यमान पर। देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से होगा? विशिष्ट ऊष्मा को लेकर के जो है ये सवाल है दोस्तों, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है एस बराबर, हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो क्यू, ये जो है ऊष्मा है पदार्थ का, क्यू बटे एम डेल टी। एम जो है क्या है? द्रव्यमान है, डेल टी जो है ताप में परिवर्तन है, ठीक है? इस पर अगर मान के चलिए एम और डेल टी को क्या बोला जा रहा है? 1 बोला जा रहा है। एस बराबर क्यू और ये हो गया नीचे 1, दोनों, है ना? तो गुणा में है अगर मान के चले तो 1 ही हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? एस जो है किस पर निर्भर करेगा? क्यू। क्यू जो है पदार्थ का क्या है? ऊष्मा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ऊष्मा पर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के कितना गुना होता है? ध्यान दीजिएगा, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के कितना गुना होता है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या बराबर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 गुना। ये जो है इसका राइट आंसर है 3 गुना।
3 गुना कैसे होता है? तो आपने पढ़ा है अल्फा जो होता है ना वो रेखीय प्रसार गुणांक होता है और बीटा जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है और गामा जो है क्या है? आयतन प्रसार गुणांक होता है। तो अल्फा, ठीक है? तो बीटा जो है ना, बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है। बीटा क्या होता है? दुगुना होता है अल्फा के, ठीक है? और उसी प्रकार से गामा जो होता है वो 3 गुना होता है अल्फा के। उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर 2 अल्फा, ठीक है? या फिर गामा बराबर 3 अल्फा, ठीक? इस प्रकार से इसका मतलब कितना होता है? 3 गुना होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, ऊष्मीय प्रसार गुणांक में हम बीटा से कौन से प्रसार को प्रदर्शित करते हैं? एग्जाम में कभी आता है, ये बीटा जो है इस प्रकार से रहता है, बीटा है ना? तो ऊष्मीय प्रसार, तो प्रसार गुणांक जो होता है, उसमें हम लोग बीटा से कौन से प्रसार को प्रदर्शित करते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और आभासी प्रसार। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पास 3 प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतन, ठीक है? ये आभासी प्रसार गुणांक जो है, ठोसों में नहीं होता है, ये किसमें पाया जाता है? द्रवों में पाया जाता है। तो यहाँ पास आ जाएगा दोस्तों, रेखीय प्रसार गुणांक को तो हम लोग अल्फा से करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। तो ये बीटा जो है, बी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाले ऊष्मा को वाष्पन की कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपस, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, क्वथनांकी और गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? फिर से देखते हैं। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाले ऊष्मा को वाष्पन की क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो कितना होता है आयतन प्रसार का अनुपात? अभी थोड़ी देर पहले और हम लोगों ने पढ़ा है। पहला ऑप्शन है 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1। तो पहले यहाँ पास दिया हुआ है रेखी, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर में क्या दिया है? रेखी, दूसरे में क्षेत्रीय और तीसरे में आयतन। तो इसका अनुपात किस प्रकार से होगा? तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है अल्फा, बताया था ना, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा, और तीनों जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दुगुना होता है अल्फा के। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, यही जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है। यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। वस्तु ए व वस्तु बी में वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी के तुलना में कम है। तो ए का विशिष्ट ऊष्मा जो है ना वो क्या है? कम है। किससे? बी का। तो बी का क्या है? विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। अब ऑप्शन दिया गया है, वस्तु ए जल्द गर्म होगी, वस्तु बी जल्द गर्म होगी, दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होगी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्तु ए जल्द गर्म होगी। ये इसका ए जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जिसका विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? कम होता है ना, वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है, जल का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। जल का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? अधिक। तो धीरे धीरे गर्म होता है और वो धीरे धीरे ठंडा भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों,
कौन से वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन है, चाय, पानी, हवा, निर्वात। ध्यान दीजिएगा, इस पर एक और प्रश्न अभी पूछा जा चुका है। कौन से वस्तुओं में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता है? चाय जो है क्या है? एक द्रव ही है, पानी भी एक द्रव है, हवा गैस है, तो निर्वात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात। संवहन में क्या होता है दोस्तों? पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ, पदार्थ का जो है अपने स्थान में परिवर्तन होना। जैसे इसमें पानी भरा हुआ है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, नीचे हीटर लगा हुआ है उससे, ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठीक है पानी। अब आप क्या देखते हो, ऊपर का पानी नीचे आता है और नीचे का पानी ऊपर आता है। ध्यान से आप देखोगे पानी में तो अपने स्थान को बदलते रहता है। तो गर्म जो है ठंडे का स्थान लेते रहता है और ठंडा गर्म का। उसी प्रकार से हवा में भी होता है। तो देखिए कौन से वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता? तो ये है दोस्तों निर्वात। निर्वात में हवा ही नहीं रहता तो कहाँ से होगा? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो जो है ध्यान से देखा कीजिए। इसी से जो बहुत से सवाल जो है ना, वो आपके एग्ज़ाम में आएँगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत थैंक यू।